जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज का हमारा विषय है जहां पर हम लोग मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। हम भारत के लोग, अधिकार और कर्तव्य। हम भारत के लोग सबसे पहले यहीं से हमारी संविधान की प्रस्तावना ही स्टार्ट होती है, यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हमारे पास ही सभी अधिकार सुनिश्चित होते हैं, यानी हम भारत के लोगों के पास, जनता के पास ही सभी अधिकार सुनिश्चित होते हैं। इस तरीके से अपनी संविधान में व्यवस्था दी गई है। आज हमें उस व्यवस्था के अंतर्गत ही 2 कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और हम भारत के लोग, जैसे ही कहा गया वहाँ पे ये बताया गया है कि जनता मिलकर अपने प्रतिनिधि का चयन करेगी। वही प्रतिनिधि जो है सरकार रूपी व्यवस्था से लोगों के हित में काम करेंगे। लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना होने पाए, उनकी सहूलियत का ध्यान रखा जाए। तो ये सब बनाकर एक संविधान बनाया गया, एक व्यवस्था बनाई गई। तो हम लोग अभी भी प्रतिनिधि का चयन कर रहे हैं, अच्छी तरीके से कर रहे हैं, और प्रतिनिधि का चयन कई लेवल पे करते हैं। यहाँ तक कि अपने क्षेत्र में गांव स्तर पर करते हैं, ब्लॉक स्तर पर करते हैं, जिला स्तर पर करते हैं। गांव में प्रधान होता है, मोहल्ले में पंच भी होता है। उसके बाद जब जिले में जाते हैं, जिला पंचायत सदस्य होता है, क्षेत्र पंचायत सदस्य होता है, और उसके बाद विधायक का भी चयन होता है, उसके बाद सांसद का चयन होता है। ये कई स्तर पर हम लोग चयन करते हैं अपने प्रतिनिधियों का। उन प्रतिनिधियों से अपेक्षा ये होती है कि हमारी बात को, हमारी समस्या को, हमारे क्षेत्र विशेष की समस्या को, हमारे वर्ग विशेष की समस्या को, सबका प्रतिनिधित्व और वो बात हमारी रखें, उस पटल पर रखें जहाँ से कि सरकार हमारे हित में कुछ निर्णय ले सके। लेकिन आज परिस्थितियाँ हैं क्या, अगर हम समझें तो देश की आज़ादी के बाद से अब तक बहुत अच्छी तरीके से सरकारों ने क्रियान्वयन किया, लोगों के हित में काम किया। क्योंकि पहले से ही भाई मालूम है, जो हम लोगों के बुजुर्ग बताते थे कि खाने के लिए, कपड़े पहनने के लिए बहुत दिक्कतें हुआ करती थी। नहीं उतने साधन से, संसाधन नहीं थे, बहुत परेशान वो लोग हुआ करते थे। लेकिन आज वो परिस्थितियाँ बदली हैं। अब हम लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी का बहुत दिक्कत नहीं है, कपड़े पहनने के लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन देश की आज़ादी से अब तक देखा जाए तो वो आशातीत व्यवस्था नहीं हो पाई जिसमें हम लोग एक शौक से कहते हैं कि आज जन्म लेने वाला बच्चा अपनी मर्जी से डॉक्टर बन सकेगा, इंजीनियर बन सकेगा। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं, कुछ समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं, कुछ क्षेत्र विशेष के लोग आगे बढ़ रहे हैं। यानी यहाँ पे बंटवारा हो रहा है। फायदा का जो फायदा सरकारों द्वारा दी जा रही, उससे लाभान्वित कुछ लोग तो हैं। अगर आप देख लीजिए तो जो लोग सरकारी नौकरी में चले जाते हैं उन्हें कभी कोई नुकसान नहीं होता। उनकी तनख्वाह 50 से 80 हज़ार रुपये होती है। वो अपने बच्चे को 40-50 लाख दे के डॉक्टरी की डिग्री भी दिला देते हैं, MBBS करा देते हैं, इंजीनियरिंग करा देते हैं। उसके बाद भी वो कई करोड़ों का मकान बना देते हैं। कहने का मतलब कहीं भ्रष्टाचार है। जिसका कुर्ता पायजामा फटा हो, जूता फटा हो, विधायक जी बन जाता है, नेताजी बन जाता है, तो आने वाले वक्त में कुछ दिनों बाद वो अरबपति खरबपति हो जाता है। तो यहाँ पर कहीं कुछ कमियाँ रह गई हैं। उस कमियों में सुधार कैसे हो? आपके पास अधिकार मिला हुआ मत का, अपने मत के दान से आप उसमें सिस्टम में बदलाव ला सकते हैं। लेकिन जब पूरी दाल ही काली है तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि हम उस पूरे सिस्टम को बदलें, अपने नैतिक कर्तव्य को समझें। आज सभी संस्थाओं को कब्जे में लिया जा रहा है, और आज ही नहीं, इसके पहले भी कब्जे में लिया गया था। इसके पहले जो राज्य की सरकारें होती थी उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता था 356 का उपयोग करते हुए। आज क्या है, आज सरकार नहीं बर्खास्त हो रही है, नौकरशाही के माध्यम से उन पर या तमाम संस्थाओं के माध्यम से अंकुश लगाया जा रहा है। अभी आप क्या देख रहे हो कि उस अंकुश लगाने के दरमियान बताया ये जाता है कि भाई हम भ्रष्टाचार पर नकेल कस रहे हैं। हमें भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है, भ्रष्टाचार पर नकेल कसी जा रही, और भ्रष्टाचार होना नहीं चाहिए, हम लोग उससे आजिज हैं, परेशान हैं। लेकिन वही भ्रष्टाचारी व्यक्ति जब हमारे साथ आ जाता है तो पाक साफ हो जाता है। यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। हम जिस कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना कर रहे थे, वही सभी कांग्रेसी आज सत्ता पक्ष के साथ चले गए हैं। वो गले पे गमछा डालते हैं, वो ईमानदार नेता बन चुके हैं। तो कहने का मतलब दूसरी तरफ खड़े हो, लाइन के दूसरी तरफ हो तो आप बेईमान हो, हमारी तरफ आ जाते हो तो आप ईमानदार हो गए हो। इस सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। आज देखा जाए, अब राणा जी को मैंने एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। राणा जी आप मेरे बहुत शुभचिंतक हैं। मैंने कहा ठीक है, निर्वाचन आयोग के अध्यक्षों का चयन मैं करूँगा। अब मैं अपने राणा जी को उसमें रख लेता हूँ, स्वयं आ जाता हूँ, कहता हूँ विपक्ष का भी कोई एक आ जाए।
ईमानदारी से चयन होगा। अब ईमानदारी से कौन सा चयन होगा? जो मैं चाहूँगा वही राणा जी करेंगे, यानी हम 2 तो पहले ही हो गए और 2-1 से फैसला हो जाएगा। यही बात हुई है। मोदी जी आज निर्वाचन आयोग को अपने कब्जे में ले चुके हैं लगभग। उनके पास बहुमत था और बहुमत के बल पे निर्वाचन आयोग में ऐसा प्रावधान किया कि उनके निर्वाचन आयोग के जो सदस्य होते हैं उनका चयन नेता विपक्ष, प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट मंत्री 3 की उपस्थिति में होगा। तो कैबिनेट मंत्री तो पक्षपाती है, ये आप स्पष्ट मान लीजिए, वो प्रधानमंत्री जी के ही साथ रहेगा। इसका मतलब प्रधानमंत्री जो चाहेंगे वही होगा। यही बात सभी संस्थाओं का है, सभी संस्थाओं पर काबिज होते जा रहे हैं। मीडिया आज स्वतंत्र नहीं है। मैं ये नहीं कहता मीडिया सत्ता पक्ष की ओर, मीडिया विपक्ष की ओर भी है। कुछ लोग सत्ता पक्ष की तरफ लिख रहे हैं, कुछ विपक्ष की तरफ लिख रहे हैं, जबकि मीडिया को आम जनता के लिए लिखना चाहिए था, वहीं से स्टार्ट करना चाहिए। हम भारत के लोग, इस देश में 4 व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, सभी स्वतंत्र होती है। न्यायपालिका हमारी स्वतंत्र है, आज कुछ दिख रहा है, उसके कुछ फैसले दिख रहे हैं। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका के अधीन पूरी तरीके से कार्यपालिका होती है, वो एक सिस्टमेटिक होता है। लेकिन अभी जो स्थिति है कि कार्यपालिका यानी IAS, IPS, ये लोग जितने भी लोग होते हैं, क्लर्क, बाबू, ये जितने भी होते हैं, सभी लोगों को देखा जाए तो नेताजी के एकदम गुलामी कर रहे हैं। यानी जो सांसद, विधायक, मंत्री उनकी गुलामी कर रहे हैं, उनको जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि नहीं साहब ये काम उचित नहीं होगा, ये जनहित में नहीं है। तो ये लोग दोनों तो एक गुलाम हो गए। अब मीडिया भी तीसरी चली गई उसी से क्षेत्र में। कुछ हम फैसले देखें तो हमें जो फैसले आ रहे हैं उसमें भी पक्षपात लगता है। तो हमारी कुछ संस्थाएं ये विकृत मानसिकता से दूषित होकर सत्ता पक्ष के साथ गठजोड़ बनाने का प्रयास कर रही हैं। यदि हम देखें तो भारत की GDP बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। GDP शायद आप लोग समझ रहे होंगे, तो GDP बढ़ रही, इसका मतलब भारत के लोगों की रहन सहन का स्तर बढ़ रहा है। लेकिन नहीं, 2-3 लोगों के बीच में पूरी पूंजी केंद्रित होती जा रही है। और जब पूंजी केंद्रित हो, मतलब पैसा तो है, जैसे आपके घर में पैसा देखा जाए तो एक आदमी बहुत कमा रहा है, उसके पास सब हो जाए, बाकी लोग 10 रुपया भी ना कमाए तो घर में तो बहुत पैसा आ रहा है, लेकिन लोग संपन्न कहाँ हो रहे हैं? केवल एक व्यक्ति संपन्न हो रहा है। तो इस तरीके से हमारी व्यवस्था दूषित होती जा रही है। उस दूषित होती व्यवस्था में आपके पास अधिकार है, मताधिकार है, और आपका नैतिक कर्तव्य है आप इस स्थितियों को समझिए, परिस्थितियों को समझिए। देश को किन परिस्थितियों से आज़ाद करा के आपको अधिकार दिया गया, अपने अधिकारों को संजोने का प्रयास कीजिए और अधिकारों के अनुसार आप आगे बढ़िए। आप किसका चयन करते हैं ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन हम ये अवश्य कहते हैं कि सत्ता पक्ष या विपक्ष इस समय जितने भी लोग हैं सभी दूषित मानसिकता से ग्रसित हो चुके हैं। हम जिन नेताओं की खिलाफत करते हैं वही नेता सत्ता पक्ष के साथ चला जाता है, हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। हमने कांग्रेस को हटा दिया क्योंकि हमें उसकी नीतियां नहीं पसंद आई। उसकी आर्थिक नीति, बेरोजगारी, महंगाई, इनसे हम लोग आज ही जा चुके थे। लेकिन जिसको लेके आए पता लगा वहाँ भी वही है। और जिनको हटा दिया हम लोगों ने, जिन कांग्रेसियों को हटाया, वो कांग्रेसी देखा जाए तो 70 से 80% तक कांग्रेसी भाजपाई हो गई। यानी हमने कांग्रेसियों को हटाया था लेकिन कांग्रेसी नहीं हटी, कांग्रेस पार्टी हटी सत्ता से, कांग्रेसी तो भाजपाई होकर उस वहीं फिर पहुंच गए हैं। तो हम लोगों का नैतिक कर्तव्य क्या है, दायित्व क्या है? ऐसी परिस्थितियों में हम लोगों का एक नैतिक दायित्व बनता है, एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ें और आगे बढ़ते हुए इस व्यवस्था को उस स्थिति में लेके आएँ जहाँ से कि जनता की सुविधाओं का ख्याल रखा जाए, जनता को वो अधिकार मिले जो बुनियादी रूप से बहुत ज़रूरी होता है। हमें 5 किलो राशन पर अगर हम जीवित हैं तो इसका मतलब हमारी व्यवस्था चरमरा गई है। अगर हम अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो हमारी व्यवस्था चरमरा गई है। आज जितने भी लोग हैं, मैं जानता हूं कि 90% लोग तक अपने बच्चों को मेडिकल की शिक्षा नहीं दे सकते। हम बहुत से लोगों को सुनते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, होनहार है, वो आगे जाके डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। लेकिन जब 11-12 में पहुंचते तो हम लोगों के पास पैसा नहीं होता, ना हमारे पास होता ना आप लोगों के पास होता है। वो अलग बात है, नौकरशाही कुछ लोगों के पास होता होगा, कुछ नेताओं के पास होता होगा, लेकिन सभी के पास नहीं होता। तो हम लोग नहीं पढ़ा पाते, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं। और स्वास्थ्य की बात रही तो सरकार का एक कर्तव्य होता है कि हर व्यक्ति की स्वास्थ्य की देखभाल करें। वास्तव में कानून बने हुए हैं, व्यवस्थाएं सरकार की बहुत हैं, योजनाएं बहुत हैं,
योजनाओं को लागू किया जाए सही तरीके से तो लोगों को सुविधा मिले, लेकिन सुविधा नहीं मिलती। अभी आप किसी हॉस्पिटल लेके जाओ इमरजेंसी में तो पता लगा 2-4 लाख रुपए आपको रख के जाना होगा। अगर 2-4 लाख रुपए नहीं है तो आप कर्जा लेते हो, गहने बेचते हो या अपनी संपत्ति को गिरवी रखते हो, तब आपका सही तरीके से इलाज हो पाता है। कहाँ सिस्टम में दोष है? सरकार तो हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है, वो सुविधा दे रही है, लेकिन सुविधा हमें मिल क्यों नहीं रही है? यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है। तो आइए हम लोग ऐसे विषयों पर विचार करें और विचार करते हुए यह सोचें कि हमारा अधिकार क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। हमें जो लगता है, व्यक्तिगत मैं बता दूं तो मेरा कर्तव्य ये है कि ऐसी विषम परिस्थितियों में जब सबके सब दूषित मानसिकता से ग्रसित हो जाएं तो उन्हें उखाड़ फेंकने के लिए हम लोगों को मिलकर जनता के पास जाना होगा और उसे वास्तविक सच्चाई को समझाना होगा कि आज की वास्तविक सच्चाई क्या है। इस सच्चाई को समझो, आपका अधिकार है इस देश पर, इस देश की प्रत्येक संस्था पर आपका अधिकार है। आपका नैतिक दायित्व बनता है कि आप अपने सिस्टम को फेल मत होने दीजिए, सिस्टम को संभालने के लिए आगे बढ़िए और नेतृत्व कीजिए। इसीलिए हमारे संविधान बनाने वाले लोगों ने, बुजुर्गों ने ये समझा, अच्छी तरीके से समझा, तो उन्होंने हम लोगों को एक मौका दिया कि जब कभी ऐसी पार्टियां दूषित मानसिकता से हो जाएं, आपको लगे कि ये आपके हित में काम नहीं कर रही हैं, तो आप लोग स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ सकते हो, इनके खिलाफ खड़े हो सकते हो, अपनी दावेदारी पेश कर सकते हो। कहा जा सकता है कि आसान बहुत है, मैं जो कह रहा हूँ आसान बहुत है, नामांकन कर लो, चुनाव लड़ लो, लेकिन चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना बहुत मुश्किल आज की परिस्थितियों में काम है। और चुनाव लड़ने जीतने के लिए हमें संगठित होना होगा, लोगों को बताना होगा। जो लोगों की भावनाएं हैं उसे समझिए, लोगों को बताइए, वास्तविकता को, सच्चाई को आप बताइए। जब लोग वास्तविक सच समझेंगे, अपनी परिस्थितियों को समझेंगे, आप किसी से भी मिलिए तो उसकी परिस्थितियों को बताइए और उन परिस्थितियों को बताते हुए आगे बढ़ते हुए जाइए। लोगों को जगाते रहिए, आप जगाइए केवल, बस मैं तो यही कहूँगा, आप केवल जगाइए, उससे ज़्यादा आपका काम नहीं है। आप लोगों को जगा दीजिए, क्योंकि लोग चुनाव लड़ते हैं, लोग ही जीतते हैं, लोग ही काम करेंगे। मैं लोगों को चाहता हूं कि लोग आगे बढ़ें, ना कि एक राजनीतिक दल, ना कि एक राजनीतिक पार्टी, ना कि कोई नेता विशेष। जब लोग आगे बढ़ेंगे तो अपने अच्छे नेता का वो चयन कर लेंगे, अपने में से चयन करेंगे नेता का, और जब वो जग जाएंगे तो नेता का चयन हो जाएगा। नेता का चयन हो जाएगा तो हमारी संस्थाएं जनता के हित में ही काम करने लगेंगी। तो आइए हम लोग लोगों को जगाने का प्रयास करते हैं। हम कहाँ हैं, कैसे हैं, किन परिस्थितियों में हम लोग, सभी लोग परेशान हैं। ऐसा नहीं है कि अंतरी मंत्री संतरी चपरासी कोई बहुत अच्छा हो, खुशहाल हो, जिससे पूछो सभी के पास समस्याएं होती हैं। समस्याएं आपके पास भी हैं, मेरे पास भी हैं, लेकिन हम लोगों का नैतिक दायित्व बनता है कि उन समस्याओं से दो चार होते हुए, समस्याएं जैसे भी हैं उससे लड़ते रहेंगे, लेकिन अपने समय में से कुछ समय अपने इस देश को देंगे, इस समाज को देंगे। आपके पास 24 घंटा समय होता है, अगर आप 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा अपने इस समाज को दो, अपने इस देश के लिए दो और जनता के हित में बात करो कि आपके अधिकार क्या हैं, आपके कर्तव्य क्या हैं। आप उठो, जागो, समझो और इन परिस्थितियों से लड़ने के लिए एक रास्ता निकालो। अगर आप नहीं लड़ते हो तो कल का समाज आपको माफ़ नहीं करेगा। तो आइए हम लोग मिलकर लोगों को जगाएं और बताएं कि सच्चाई क्या है।